हेलो जी, गुड इवनिंग सभी को। नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बता दें। आवाज आ रही है, दिखाई सुनाई दे रही हूँ? एक बार कंफर्म कर दें। हाँ, सो के उठी हूँ अभी। आवाज आ रही है? यस, ओके। क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑल क्लियर? ओके, थैंक यू। ओके जी, कौन कौन आ गए हैं क्लास में? ममता है, मधु है, अंशिका, अंकिता, नंदू, खुशी और अंजलि। तो अभी तक इतने ही बच्चे आए हैं। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। अब हम स्टार्ट करते हैं अ, अपनी पढ़ाई। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। किसी ने कुछ भी पूछना है? किसी को सुबह की क्लास से कोई सवाल है या किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, तो आप क्लियर कर सकते हैं। रियलिज्म हमने सुबह की क्लास में पढ़ा था। गुड इवनिंग नेहा, अंजलि। रियलिज्म पढ़ा था सुबह वाली क्लास में, यथार्थवाद। और उसके बाद विद्वानों के कथन, इसके बारे में क्या क्या है। और यथार्थवाद के रूप देखे थे, बाह्य रूप, भीतरी रूप। ठीक है। एक बार ऐसे ही रिवीजन करते चलेंगे, देखते चलेंगे सुबह हमने क्या क्या पढ़ा था। फिर देखा था हमने इससे संबंधित पारिभाषिक शब्दावली। और यथार्थवाद का जन्म और विकास कहाँ से हुआ। यथार्थवादी साहित्य की प्रवृत्तियां हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने देखा था हिंदी साहित्य में यथार्थवाद कहाँ से शुरू हुआ, कौन पहले प्रवर्तक थे। ठीक है। इसके दोष और गुणों के बारे में हमने देखा था। उसके बाद कुछ पाश्चात्य साहित्यकारों के नाम भी हमने देखे थे जो यथार्थवाद से संबंधित हैं। आधुनिकतावाद यानी कि मॉडर्निज्म हमने देखा था। और इसमें भी हमने कुछ विद्वानों के कथन देखे थे। आधुनिकतावाद का उद्भव और विकास कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये भी सब। इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये भी हमने देखा था। अब हम पढ़ेंगे उत्तर आधुनिकतावाद यानी कि पोस्ट मॉडर्निज्म। तो शुरू करने से पहले किसी का कोई सवाल है किसी भी प्रकार का तो आप पूछ सकते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपका कोई भी सवाल है आप बता सकते हैं। कोई भी आपको बात करनी है किसी भी प्रकार की तो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ाई शुरू करेंगे। कहिए। किसी का कोई सवाल है? यस, नो? कंफर्म करेंगे। जैसे कहानी के कहानीकार की अ, क्रम वाइज रचनाओं में ट्रिक कैसे याद करें? अभी तो नहीं है। अच्छा।
लेखकों के नाम कैसे याद करें? अच्छा, इसके लिए मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले तो एक एक विधा उठा लो, है ना। इसको खाली पेज पर बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक एक विधा उठा लो। लाइक कहानी, नाटक, उपन्यास, है ना। तो मान लो कहानी है। कहानी है तो यहाँ पर आपको पहले तो अपने सिलेबस की सारी कहानियां, सबसे पहला काम आपका सिलेबस देखना है। ठीक है, तो सिलेबस की जो कहानियां हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनके बारे में देखना है कि कितनी कहानियां आपके सिलेबस में हैं और उनकी डेट क्या है। ठीक है, फिर उनको आपस में आपको क्रम में लगाना है, कौन सी पहले है, कौन सी बाद में है, कौन सी उसके बाद, कौन सी उसके बाद। ठीक है, इस तरह से तो उसको याद करना है। अगर वो आपको ऐसे याद नहीं हो रही है, उसके लिए आपको, जब आप लिखोगे ना, तो कोई ट्रिक बन जाएगी अपने आप ही, आपके दिमाग में खुद ही ट्रिक आ जाएगी कि किस तरह से इसको याद करना है। ठीक है, और नहीं तो एक कहानी बना करके याद कर लो। ओके, तो किसी भी प्रकार की कोई स्टोरी बना लेनी है और उसको याद कर लेना आपको। ठीक, फिर उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज करने हैं, रिलेटेड एमसीक्यूज। गाइड है आपके पास किसी भी टाइप की, कोई भी गाइड, एमसीक्यूज वहां से कर लो, है ना। उसी से रिलेटेड कहानियां हैं तो कहानियों से रिलेटेड एमसीक्यूज करने हैं। ठीक है, और पीवाईक्यूज भी आप सॉल्व कर सकते हैं उसके साथ साथ में। ठीक है, पीवाईक्यूज जब आपको ये पहले सिलेबस को उठाना है और उसके बाद सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस जो आपके पास कहानियां रहती है ना। और ये इसके लिए आपको सिर्फ पांडे वाली बुक बहुत हेल्प कर सकती है। पांडे वाली जो गाइड है वो आपको बहुत हेल्प कर सकती है। एक तो पांडे वाली गाइड है, उसके अलावा आपके पास एक गाइड और होनी चाहिए, लाइक अरिहंत की गाइड, दृष्टि की गाइड। समझ आ रहा है कोई गाइड आपके पास? तो जैसे आपके पास कोई भी गाइड है तो जो भी गाइड्स होती है ना, तो उसमें ना दिया होता है, मीन्स कहानियां हैं, जैसे मान लो कहानियां दी होंगी उसमें शॉर्ट में, उसके बाद लास्ट में उसके एमसीक्यूज होंगे। दृष्टि है, हाँ, तो तब तो आपके लिए इजी है, दृष्टि है भी बहुत अच्छी, तो वहां से एमसीक्यूज कर लो। ठीक है, आपको फिर अपने आप को जांचना है कि कहाँ से कैसे मुझे मतलब कमी आ रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज मुझे याद नहीं हुई है ना। तो उससे रिलेटेड आप क्विज कर लो, क्विज क्विज में हो, मतलब टेलीग्राम पे हो, उससे रिलेटेड क्विज कर लो कहानियों से, है ना। तो धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी। यूनिट 3 रह गई है बस अपनी, थोड़ा सा फर्स्ट यूनिट बाकी, तो मैक्सिमम सिलेबस हो ही गया है अपना। हाँ, बस यूनिट 3 रह गई है, और यूनिट 1 तो मैं आपको ऐसे ही करवाऊंगी मैं, जैसे मैं अभी लिख रही हूँ खाली पेज पर। तो ऐसे हम इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेंगे, मतलब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिहाज से, जो हर बार पूछा जाता है, वो हम देखेंगे ज्यादा, है ना। उसी पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, इससे हम ज्यादा चीजों को कवर भी कर पाएंगे और अच्छे से हम दोनों हैं, दोनों हैं। तो दोनों को आपको यूज करना है, सब सब बच्चों को यही मेरी गाइडलाइन है कि पांडे वाली गाइड आपके आपके पास होनी चाहिए, है ना। पांडे आपके पास होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। कहानी कहानी वाला पोर्शन है ना, पहले ही इंडेक्स में जा करके आपको देख लेना है कि कहाँ पर कहानियां हैं, कौन से पेज पर कहानियां हैं, कौन से पेज पर उपन्यास है, कौन से पेज पर नाटक है। ठीक है, कौन से पेज पर आलोचना है, इस तरह से सब कुछ आपको देख लेना, पेज नंबर देख के। तो जहां से शुरू होता है ना, वहां पर आपको एक बुक मार्क लेना है ना। एक बुक मार्क लेना है। बुक मार्क कैसा भी ले सकते हो आप। अच्छा रहेगा अगर आप ऐसा वाला लेंगे जिसको आप चिपका के थोड़ा बाहर को निकाल सको, है ना। और उसके ऊपर मोटा मोटा आपको लिख देना है ये, ऐसे बुक मार्क बाहर को निकाल देना है और वहां पे लिख देना कहानी। ठीक है, कि ये कहानियों वाला पोर्शन है, ये इतना आपका बाहर रहेगा, वो कहानी लिखा होगा उसके ऊपर। अब आपको कहानी देखनी है, आपको फटाफट वही पेज निकालना है। ऐसे ही करके उपन्यासों में, नाटकों में, हर एक उसमें आपको ऐसे बुक मार्क लगा लेना है ना। नमस्ते। पांडे वाली बुक पूरी पढ़नी है, पूरी पढ़नी। अगर आप उसको 4 बार पढ़ जाएंगे ना,
मतलब कोशिश करो कि 4-5 बार उसको पढ़ लो। सिंपल पढ़ना है बस आपको, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएँगी, ऐसे ही। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो भी आपको ये वाली ट्रिक बहुत काम आएगी। देखो ये वाली ट्रिक मुझे किसी ने नहीं बताई, खुद से सीखी है अपने अनुभवों से। तो आपके लिए ये आसान करने का तरीका है कि कैसे आपको मतलब ईज़ी वे में आप ये कर सकते हैं। गुड इवनिंग। तो इस तरह से एक-एक विधा को उठाओ, एक-एक विधा को उठाओ और पहले तो सिलेबस पे ध्यान दो कि आपके सिलेबस में क्या-क्या है। लेट हो गई थी, ओके कोई बात नहीं आरती। तो क्या करना है आपको कि सबसे पहले सिलेबस लेना है, पहले सिलेबस की चीज़ें कवर करनी है। सिलेबस की नाटक, कहानी, उपन्यास एवरीथिंग सबसे पहले आपको वो कवर करना है, ठीक है? और उन्हीं को आपस में पहले आपको क्रम से लगाना है। उन्हीं को क्रम से लगाना है, ठीक है? उसके बाद आपको आगे आगे का काम शुरू करना है। डॉक्टर के पास गई थी। अच्छा, अभी कैसे हो आप आरती? अभी ठीक हो? तो आपको इसको ही पहले सिलेबस क्रम से लगाना है, उसके बाद आपको पांडे वाली उसमें जाना है। वहां पर देखना है कहानियां, नाटक, उपन्यास सब कुछ ऐसे अलग-अलग करके आपको सबके साथ यही करना है, सेम प्रोसीजर, ठीक है? सेम आपको यही करना है सबके साथ और कोशिश करो कि डेट्स आपको याद हो। जब आप क्रम से लगाएंगे तो वैसे याद हो जाएंगी, ठीक है? तो डेट्स याद करने की कोशिश करो। बाकी हो जाएगा, टेंशन मत लो, बस बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। और जो सेम सेम डेट्स हैं, जैसे आज भी क्विज़ कर रहे थे आप लोग, तो उसमें कुछ-कुछ मतलब आप कन्फ्यूज़ हो रहे थे क्योंकि आपको आपने उतना पढ़ा नहीं है, इसलिए कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, है ना? तो क्या क्वेश्चन था वो जो सुबह पूछ रहे थे आप लोग? एक उदय शंकर भट्ट का था वो नाटक और किसका था? जानकी मंगल, है ना? जानकी मंगल नाटक के ऊपर जैसे आप कन्फ्यूज़ हो रहे थे। अब जानकी मंगल एक रचना है ना? तो वहां पर तुलसीदास का तो नाम ही नहीं है। बताओ, तुलसीदास का तो इस रचना में नाम ही नहीं है। फिर क्या करोगे आप? चंद्रगुप्त, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य था वो, है ना? तो चंद्रगुप्त अलग है, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है। तो वो एक जैसी रचनाएं हैं जिनमें आपको कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है? तो उन अलग अलग एक जैसी रचनाओं में आपको कंफ्यूजन होता है, तो उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक मिनट रुकना ना। ओके, आपको जानकी मंगल नाटक है, मतलब जानकी मंगल नाटक है ये, पर वहां पे सिर्फ जानकी मंगल रचना दी थी। क्या हुआ? जानकी मंगल एक रचना दी थी वहां पर, तो वहां पर तुलसीदास का नाम नहीं था, तो उसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था कि किसका हो सकता है ना? ये किसकी रचना हो सकती है? ये गलत तो नहीं है? जैसे विनोद ने सवाल किया था, मैम मैम ये गलत तो नहीं है? तो वो गलत नहीं है, क्योंकि एक जैसी रचनाएं हैं। वो शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है। अभी आपने उतना ज्यादा नहीं पढ़ा है, तो आपको नहीं पता है। तो आपको क्या करना है? पढ़ो, पहले पढ़ो आप उसको, ठीक है? कि जब आप सारी चीजें पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होगा उसमें कि मिलती-जुलती रचनाएँ हैं, अब किसकी होगी, ये ऐसा कंफ्यूजन रहेगा आपको, बिल्कुल मिलती-जुलती, एक जैसे नाम वाली रचनाएँ होंगी, है ना? तो उसमें कंफ्यूजन होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं पढ़ेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा आपका, है ना? तो पेपर में आप कंफ्यूज हो जाएँगे फिर अगर आपको ऐसे पूछ लिया, ठीक है? चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे चंद्रगुप्त अब जयशंकर प्रसाद का है, तो सब जयशंकर प्रसाद को टिक लगा रहे हैं। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो एक जैसी रचनाएँ आपको एग्ज़ाम में भी बहुत देखने को मिलेंगी, क्विज़ में भी मिलेंगी और हर जगह मतलब एक जैसी रचनाएँ प्रीवियस ईयर के पेपर भी आप सॉल्व करेंगे, उसमें भी आपको एक जैसी रचनाएँ मिलेंगी। तो आपको जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इन चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाएँगे, है ना? तो पढ़ना पड़ेगा आपको और जो पांडे वाली गाइड है उसको 3-4 बार पढ़ लो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको वैसे ही माइंड में बैठ जाएँगी। दूसरी बात ये रही कि जब
क्रम से लगाने वाली रचनाएं हैं उनके लिए आपको यही करना है। ठीक है, पहले तो विधाओं को उठाओ। पहले विधाओं को उठाओ अलग अलग से, कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता, ऐसे करके पहले उनकी उनको सीक्वेंस में लगाओ, फिर जीवनी, उपन्यास, ऐसे करके मतलब जीवनियों और आत्मकथाओं पर आगे रेखा चित्र, संस्मरण, वो लास्ट में जाकर के आपको मिल जाएंगे। उनको सबको याद करो, उनके लिए एक स्टोरी बनाओ। वैसे तो मैं रिवीजन करवाने वाली हूँ, फिर ये सारी चीजें करवाऊंगी, है ना। तो अभी फिलहाल हम टेंशन मत ले, और जितना भी आप कर सकते हैं अपने आप से आप करो। आप मतलब जितनी ज्यादा एफर्ट्स लगा सकते हो, जितनी कोशिश कर सकते हो उतनी करो। ठीक है, बाकी सब अच्छा हो जाएगा। डरो मत, डेट्स के लिए सबको प्रॉब्लम आती है, बट जब आपको याद हो जाएगी तो आप कहोगे कि इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना। तो धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम से कुछ नहीं होता है। और डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और किसी का कोई सवाल है तो जल्दी बताओ, नहीं तो हम शुरू करेंगे आगे। किसी और का कोई सवाल? बोलो। ऐसा तो आपको लास्ट, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, ऐसा आपको लास्ट दिन तक लगेगा। एग्जाम में जब बैठ भी जाओगे ना, वहां पे आपको यही लगेगा कि कुछ नहीं पढ़ा मैंने। जी मैम, बट क्विज देके अच्छा लग रहा है। अभी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी क्विज देके। मैंने आपको कहा था ना, 1 महीना, 1 महीने का टाइम है आपके पास। और मतलब 1 महीने के बाद आप खुद ही मुझे बोलोगे कि चेंज आया है, क्विज करके चेंज आया। हाँ, आज ही करती हूँ। कालक्रम में लिखने का, हाँ जी, उसको शुरू करो। क्या है? इतना ज्यादा कुछ दिया है पढ़ने को, उसमें बहुत अच्छी बुक है। हम्म। क्विज का ये है कि वो प्रैक्टिस है, तो आप जितनी ज्यादा कर सकते हैं तो उसको करो, प्रैक्टिस को करो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है ना। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्ट होते जाएंगे, परफेक्शन की तरफ बढ़ते जाएंगे आप। तो क्विज करो, और फायदा होगा आपको, अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो अब उत्तर आधुनिकतावाद पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ते हैं हम। ठीक है, सभी तैयार हैं? जल्दी से स्माइल करेंगे सभी, और हम आगे चलेंगे फटाफट। आज आपकी क्लास है ना 7 बजे? और आज कितनी तारीख है? 12। 12। संडे को क्लास लूंगी सुबह, मंडे को मेरा एग्जाम है, और एग्जाम भी मेरा चंडीगढ़ में सेंटर आया है, बहुत दूर है। तो देखते हैं कैसे होता है, मतलब मंडे को तो क्लास नहीं ले पाऊंगी, संडे का कोई भरोसा नहीं है। तो शायद 1-2 दिन मुझे छुट्टी भी लेनी पड़े, है ना। क्योंकि चंडीगढ़ जाना है तो आना जाना उसमें पूरा दिन चला जाएगा, पूरा दिन। भी मतलब कह सकते हैं कि एक दिन पहले ही जाना पड़ेगा। मेरा मेरा एग्जाम है एसएससी का, तो एक दिन पहले जाना पड़ेगा मुझे। और क्योंकि मॉर्निंग में एग्जाम है, और 7 बजे, मतलब पौने 7 बजे वहां पर पहुंचना है सेंटर में। तो मंडे आपकी छुट्टी रहेगी। मैंने सोचा था कि अगर शिमला में ही होगा तो मंडे में शाम की क्लास ले लूंगी, बट अब नहीं ले पाऊंगी मैं। वाह, चंडीगढ़ गर्मी भी बहुत होगी, और हम सहन भी नहीं कर पाएंगे गर्मी, है ना। ठंड में रहने वाले लोग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चलो, अभी फिलहाल मतलब ये बताने के लिए कि छुट्टी लेनी पड़ेगी मुझे 1-2 दिन, तो आपको खुद से तैयारी करनी है, ठीक है। पीडीएफ जो दे के जाऊंगी मैं आपको, तो वो पीडीएफ आपको पढ़नी भी है, और उसमें से आपको मतलब नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। थैंक यू। तो आपको नोट्स भी बनाने हैं पीडीएफ से, और अभी मैंने 2 पीडीएफ अपलोड नहीं किए हैं, नाटक और उपन्यास की, तो वो भी मैं कर दूंगी जल्दी ही। तो आपको ये सारी जो जो कुछ पढ़ा दिया है मैंने, है ना, ये तो कंप्लीट शायद हो ही जाएगा तब तक। 4th यूनिट हमारी, 3rd यूनिट फिर एग्जाम के बाद करते हैं, है ना। उसके बाद 1st यूनिट थोड़ी सी रह जाएगी, उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। तो आपको मैं ट्रिक के साथ, मतलब साथ में मिलके काम करेंगे, टेंशन मत लो। ट्रिक्स के साथ हम याद करेंगे चीजों को, है ना। तो अभी फिलहाल कोई भी टेंशन ना ले, लेकिन पढ़ना छोड़ना नहीं है, पढ़ना है, ज्यादा ज्यादा पढ़ना है ना। चलिए,
थैंक यू वेरी मच। अब पढ़ते हैं उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म। उत्तर आधुनिकतावाद अंग्रेजी के पोस्ट मॉडर्निज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ये पढ़ा तो नहीं था ना सुबह हमने? पोस्ट शब्द का अर्थ है बाद में। उत्तर आधुनिकता अपने अर्थ में आधुनिकता की समाप्ति अथवा आधुनिकता के विस्तार की घोषणा का रूप है। उत्तर आधुनिकता को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। कुछ विद्वान इसे आधुनिकता की समाप्ति तो कुछ विद्वान इसे आधुनिकता का विस्तार मानते हैं। तो कुछ विद्वान क्या मानते हैं? आधुनिकता खत्म हो गई। और कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि आधुनिकता फैल रही है, विस्तार हो रहा है, विस्तृत हो रही है। इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया। आधुनिकता के अंत की घोषणा के पश्चात किया गया। उत्तर आधुनिकता के प्रवर्तक या जनक किसको माना जाता है? उत्तर आधुनिकता की पहली परिकल्पना अर्नाल्ड टायनबी ने किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री में कहा है कि आज से लगभग 120 वर्ष पूर्व सन 1850 से 57 के बीच में आधुनिक युग समाप्त हो गया। उस समय तक अर्नाल्ड टायनबी अपनी पुस्तक अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री के 5वें भाग में पहुंचे थे, जिसका प्रकाशन 1939 में हुआ था। उन्होंने दो यूरोपीय युद्धों 1918 से 39 के बीच के समय के लिए उत्तर आधुनिक शब्द का प्रयोग कर दिया था। उन्होंने उत्तर आधुनिकता का मसीहा नीत्शे को माना है। ये नीत्शे, ठीक है, नीत्शे ऐसे भी लिखा मिलेगा, मतलब यही है एक्चुअल इसकी जो वर्तनी है, और ऐसे भी कहीं कहीं मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना? तो इन्होंने किसको माना है उत्तर आधुनिकता का जनक या फिर मसीहा? नीत्शे को माना है। नीत्शे का नाम आपको याद रखना है। ओके, परिभाषाएं देखते हैं। और अर्नाल्ड टायनबी के शब्दों में, आधुनिकता के बाद उत्तर आधुनिकतावाद तब शुरू होता है जब लोग कई अर्थों में अपने जीवन, विचार एवं भावनाओं में तार्किकता एवं संगति को त्याग कर अतार्किकता एवं असंगतियों को अपना लेते हैं। उनके अनुसार उत्तर आधुनिकता की चेतना विगत को एवं विगत के प्रतिमानों को भुला देने का सक्रिय उत्साह है, जिसमें समग्रता एवं तार्किकता का कोई स्थान नहीं है। जॉर्ज रिट्जर के शब्दों में, इन्होंने अपनी पुस्तक मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी में इसे परिभाषित करते हुए लिखा है, उत्तर आधुनिकता का मतलब एक ऐतिहासिक काल से है। यह काल आधुनिक आधुनिकता की समाप्ति के बाद प्रारंभ होता है। उत्तर आधुनिकतावाद का संदर्भ सांस्कृतिक तत्वों से है, जिसमें समस्त कलाएं शामिल हैं। उन सभी कलाओं के प्रति सूक्ष्म दृष्टिकोण ही उत्तर आधुनिकता है। जेम्सन के शब्दों में, इन्होंने अपनी पुस्तक पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म के उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद की विकास की विशेष अवस्था के निर्माण का कारण मानते हैं। इसमें उन्होंने बहुराष्ट्रीय पूंजीवाद की अपेक्षा उपभोक्ता को विशेष महत्व दिया है। हाँ जी, जॉर्ज रिचर्ड अलग है, बिल्कुल। रिचर्ड्स अलग है, रिचर्ड्स है वो, रिचर्ड। क्यों, क्या हुआ? हो गया? किसने कहा था पिछली स्लाइड? अंशिका? अंशिका, हो गया? चले आगे। रिचर्ड कहाँ है? ये तो रिट्जर है, रिट्जर। क्लियर दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर? ये रिट्जर है, रिट ऐसे। और जो आप बोल रहे हैं वो रिचर्ड है। रिचर्ड भी नहीं है, वो रिचर्ड्स। और रिचर्ड ये एक पात्र भी है किसका? तमस उपन्यास में रिचर्ड है ना, एक पात्र है। लेकिन ये रिचर्ड्स है, पाश्चात्य जो विद्वान है। और ये रिट्जर है, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पर।
ओके, क्लियर है ना? स्क्रीन क्लियर है सभी को? विजिबल है? चलो आगे चलते हैं। कृष्णदत्त पालीवाल के शब्दों में, इन्होंने अपनी पुस्तक उत्तर आधुनिकता की ओर, मतलब इनकी पुस्तक का नाम क्या है? उत्तर आधुनिकता की ओर। किसकी पुस्तक? कृष्णदत्त पालीवाल। इन्होंने लिखा अपनी पुस्तक में कि विज्ञान की दमनकारी खोजों से मुक्ति पाने को लेकर जो विचार 19वीं शताब्दी के मध्य में प्रस्तुत किया गया, उससे उत्तर आधुनिकतावाद का आरंभ होता है। अब गोपीचंद नारंग क्या कहते हैं कि इन्होंने अपनी पुस्तक उत्तर आधुनिकतावाद में लिखा है कि उत्तर आधुनिकतावाद किसी एक सिद्धांत का नहीं वरन अनेक सिद्धांतों या बौद्धिक अभिवृत्तियों का नाम है। इसमें पहले से चली आ रही अनुपयोगी परंपराओं को निरस्त करने का प्रयास है, जो दार्शनिक समस्याओं पर भी आधारित है। अतः उत्तर आधुनिकता एक नई सांस्कृतिक अवस्था भी है, यानी आधुनिकता के बाद का युग उत्तर आधुनिकता कहलाएगा। उत्तर का मतलब ही बाद में होता है ना, तो मतलब आधुनिकता के बाद का युग क्या है? उत्तर आधुनिकतावाद। इन्होंने अपनी रचना आल्विन टाफुलर, इनकी रचना का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी। इन्होंने लिखा है कि जिस नई सभ्यता का प्रादुर्भाव हो रहा है उसमें अति बौद्धिकता और पूंजीवाद के दोषों का निराकरण है। यह सभ्यता अपने साथ एक नवीन परिवर्तन की चेतना ला रही है। आज हजारों लोग भविष्य की इस नई लय के साथ अपने आप को ट्यून कर रहे हैं। जगदीश्वर चतुर्वेदी क्या कहते हैं? उत्तर आधुनिकता को नए रूप में देखते हुए मतलब स्वीकार कर रहे हैं वो, उत्तर आधुनिकतावाद पृथ्वी पर एक नए युग की शुरुआत है। यह युग आधुनिकता को खत्म कर चुका है। उत्तर आधुनिकतावाद परिवर्तन के प्रति सचेत है। उत्तर आधुनिकता शब्दावली का इतिहास क्या है देखते हैं। उत्तर आधुनिकता शब्द का सबसे पहले प्रयोग एक अंग्रेजी चित्रकार JW चैपमैन ने 1870 ईस्वी में अपने चित्रों की विशेषता को बताने के लिए किया था। यह साहित्य के क्षेत्र में प्रयोग नहीं था। ठीक है। 1916 में रडोल्फ पानविज ने यूरोपियन संस्कृति की नाशवादी प्रवृत्तियों के लिए उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग किया था। 1961 में अर्नाल्ड टॉयनबी ने सबसे पहले अपनी पुस्तक हिस्ट्री स्टडी ऑफ हिस्ट्री में साहित्य के क्षेत्र में उत्तर आधुनिकतावाद शब्द का प्रयोग किया था। इसलिए अर्नाल्ड टॉयनबी को उत्तर आधुनिकतावाद का प्रवर्तक माना जाता है। उत्तर आधुनिकतावाद को स्वीकृति मिली अमेरिका में 1950 ईस्वी में, फ्रांस में 70 में मिली, ब्रिटेन में और भारत में भी 70 में मिले। उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित विचारक फ्रेडरिक नीत्शे, इनका जन्म 1844। नीत्शे जर्मन दार्शनिक थे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने आधुनिकता की आलोचना की थी इन्होंने। ठीक है। ये अति बौद्धिकता के स्थान पर रोमांटिक प्रवृत्ति के समर्थक थे। नीत्शे तार्किकता के भी विरोधी थे। नीत्शे ईश्वर की मृत्यु और धर्म के अवसान की घोषणा भी नीत्शे ने की थी। मार्टिन हाइडेगर, इनका जन्म 1889। मार्टिन हाइडेगर जर्मन दार्शनिक थे। ये ऐतिहासिकता के विरोधी थे। इनकी मान्यता थी कि तकनीक ने मानव को, यानी कि टेक्नोलॉजी ने, है ना, मानव को अपना दास बना लिया है। अस्तित्ववाद में इसकी आस्था थी। इनके अनुसार अति बौद्धिकता मानव के लिए हानिकारक है। अब है मिशेल फूको, 1926 जन्म है। ये फ्रांसीसी विद्वान है, दार्शनिक हैं। और आधुनिकता की बौद्धिकता मानव के लिए हानिकारक है, ऐसा इन्होंने बताया है। कला व जीवन के लिए नए प्रतिमान खोजने की आवश्यकता है। विज्ञान के प्रति मोह से छुटकारा पाना इन्होंने बताया है। इनकी रचनाएं हैं मिशेल फूको की मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, समय है 1961। द बर्थ ऑफ द क्लिनिक 1963। द ऑर्डर ऑफ थिंग्स 66। द आर्कियोलॉजी ऑफ नोबेल 1969। डिसिपली एंड वनिश द बर्थ ऑफ द प्रिज्म 75। अ हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1986। इनकी यह पुस्तक निधन के बाद प्रकाशित हुई थी। अब आते हैं जैक देरिदा या फिर जॉक देरिदा, ऐसे भी आपको इनका नाम लिखा मिलेगा।
तो ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट है। जैक डेरिडा फ्रांसीसी दार्शनिक थे, इन्होंने यथार्थवाद पर बल दिया था। यथार्थवाद, रियलिज्म हमने पीछे पढ़ा था जो सुबह की क्लास में, है ना। विरोधी तत्वों पर विरोधी तत्वों में सामंजस्य पर बल दिया इन्होंने। एक विश्व भाषा का इन्होंने समर्थन किया, मतलब कि एक विश्व भाषा होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। ये विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं। विखंडनवाद के प्रवर्तक जॉक देरिडा, ठीक है। ये पूछा जाता है कि विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है, ध्यान देंगे। इनके विचार से तार्किकता सीमित होनी चाहिए। अब आते हैं लियोतार्द। लियोतार्द का जन्म जो है वो 1924 में हुआ है। उत्तर आधुनिकता आत्मा का द्वंद है, इन्होंने ऐसा कहा है। इन्होंने सार्वभौम वैधता का समर्थन किया, महिला एवं पुरुषों की समानता पर बल दिया, विभिन्नता का समर्थन किया। उत्तर आधुनिकता की विशेषताएं और मान्यताएं देखते हैं क्या है। उत्तर आधुनिकता व्यक्ति या सामाजिक इकाइयों की स्वतंत्रता के पक्ष में तर्क करता है। उत्तर आधुनिकता व्यक्ति को सामाजिक तंत्र का पुर्जा नहीं मानकर उसे एक अस्मितापूर्ण अस्तित्व प्रदान करती है। उत्तर आधुनिकता में ज्ञान की जगह उपभोग की प्रधानता है। सार्थक बहुलता या विभिन्नता को स्वीकार करने का भाव इन्होंने बताया, मतलब बताया गया है इसमें। न्यायिक चेतना और स्त्री पुरुष समानता पर इसमें बल दिया गया है। अब देखते हैं इसमें इसकी समस्याएं क्या है उत्तर आधुनिकतावाद की, और उपलब्धियां क्या है ना। तो समस्याएं भी रहती हैं और उपलब्धियां भी रहती हैं, मतलब हानि और नुकसान दोनों रहते हैं, गुण और अवगुण दोनों रहते हैं। तो हम दोनों के बारे में अभी स्टडी करेंगे। समस्याएं देखते हैं क्या है। इसमें सिद्धांत का निर्माण नहीं होता, समालोचनात्मक शक्ति समाप्त हो जाती है। समालोचना मतलब समान रूप से आलोचना करना नहीं है इसमें, ये शक्ति समाप्त है। नए सिद्धांतों का निर्माण इसमें नहीं है, ठीक है। ऐतिहासिकता की अनुपस्थिति होती है, ऐतिहासिकता है ही नहीं। पीछे की ओर लौटना असंभव है, मतलब कहते हैं कि पीछे नहीं लौट सकते आप। किसी एक व्याख्या को उत्तर आधुनिकता असंभव बना देती है। इसमें सांस्कृतिक सामाजिक अनुभवों की कमी होती है। उपलब्धियां देखते हैं इसकी क्या है। वास्तविक ज्ञान पर बल दिया जाता है। व्यक्ति के व्यक्तिगत पहचान का समर्थन, मतलब एक व्यक्ति की जो व्यक्तिगत पहचान है उसका समर्थन इसमें किया गया है। अति बौद्धिकता से मुक्ति और बहुलतावाद और पुनर्मूल्यांकन पर बल दिया गया है इसमें। अब देखते हैं उत्तर आधुनिकता और साहित्य। साहित्य में क्या योगदान रहा है इसका, है ना। उत्तर आधुनिकता का पोस्ट मॉडर्निज्म। काव्य रचना में अनेक अधूरी पंक्तियां होती हैं जिसे पाठक स्वयं अपनी कल्पना और अनुभव के आधार पर समझ सकता है ना। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई भी, मतलब बहुत सारी ऐसी रचनाएं होती हैं जिसमें पूरा मतलब उसका कंक्लूजन नहीं दिया होता है। कंक्लूजन पाठक के ऊपर रखा जाता है, वो क्या निकालता है, क्या अर्थ निकालता है इसका, ऐसा पाठक को ही, मतलब पाठक के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब छोड़ दिया जाता है कि पाठक खुद ही डिसीजन ले ले कि क्या, है ना, क्या निर्णय है इसका, क्या सारांश है इसका, क्या कंक्लूजन निकलता है। तो बता रही है काव्य में विखंडनवाद से ग्रहण किया गया है। कवि को एक निश्चित काव्य के लिए बाध्य नहीं है, वह मुक्त निर्माण कर सकता है। ऐसे नहीं कि कोई कवि है तो निश्चित काव्य रचना ही कर सकता है, वो कुछ भी रचना कर सकता है, कुछ भी लिख सकता है। कवि मुक्त है, स्वतंत्र है। कवि मुक्त विचरण करता है, सॉरी, कविता मुक्त विचरण करती है। कविता वाद विहीन होती है, मतलब वाद विवाद के लिए कोई जगह नहीं है। दलित साहित्य, नारी विमर्श, आंचलिक उपन्यास उत्तर आधुनिकता का प्रमाण है। तो दलित साहित्य और नारी विमर्श, मतलब दलित साहित्य दलितों का फेवर करता है, नारी विमर्श नारी का फेवर करता है ना। और आंचलिक उपन्यास उत्तर आधुनिकतावाद के परिणाम है, ठीक है। उत्तराधुनिकता से संबंधित प्रमुख योजनाएं। विचारधारा का अंत। अब देखो ये किस किस ने क्या क्या कहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इसकी इसकी योजनाएं हैं, किस किस ने क्या क्या योजना दी है ना। तो विचारधारा का अंत किसने कहा, डैनियल बेल ने किया विचारधारा का अंत। मनुष्य की मृत्यु को किसने घोषणा की मनुष्य की मृत्यु की, जॉक देरिडा। मनुष्य मनुष्य मर चुका है। लेखक की मृत्यु की घोषणा किसने की, रोला बार्थ ने, ठीक है। उपन्यास के अंत की घोषणा किसने की, लॉयन ट्रिलिंग ने इसकी घोषणा की। पारंगत परंपरागत शैलियों की मरती हुई विधाएं एडमंड विल्सन ने की है, ठीक है। तो ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इसको थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा, तो इसको कल की क्लास में मैं इसको समझाती हूँ आपको, ठीक है।
तो ये ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। ओके, तो आगे चलते हैं। अब मतलब इसको आपने याद वैसे इतना ही रखना है, ये आपको ऐसे पूछा जाएगा पेपर में कि विचारधारा का मतलब ऐसे दिया जाएगा आपको, ये मिलान करने के लिए, है ना। मिलान वाले को प्रश्न होते हैं ना, ऐसे करके। तो यहाँ पर दे दिया जाएगा आपको मनुष्य की मृत्यु, और आपको इसको इसके साथ मिलान करना है, इसको जॉब देरेदा, है ना, ऐसे करके। तो मिलान वाले क्वेश्चन इसमें ज्यादा आते हैं कि किसने किस चीज की घोषणा की है। अजीब अजीब नाम है, याद हो जाएंगे, ये ऐसे अजीब लगते हैं लेकिन याद हो जाएंगे, टेंशन मत लो। ओके, ये सबको याद करने ही पड़ते हैं, तो डोंट वरी, हो जाएंगे याद। इसके लिए भी क्विज बना दो, मतलब बनी होगी मेरे पास, देखूंगी मैं। तो बार बार करेंगे तो याद हो जाएगा अपने आप ही, है ना। गलत करोगे बार बार तो एक बार तो सही करने में आ ही जाओगे। ओके, उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित प्रमुख विचारक और हिंदी साहित्यकार। तो देखते हैं। आधुनिक विचारक फ्रेडरिक नीत्शे, जन्म इनका 1844, मार्टिन हाइडेगर 1884, मिशेल फूको, पीछे भी हम इनके जन्म काल देख चुके हैं, तो बस इनके याद रख लेना, 1926, जॉक देरेदा 1930, जॉ फ्रांसवा लियोतार्द 26, जो बॉद्रिया 1929, और हेडन वाइट जन्म 28। इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट हो सकता है कि कुछ कुछ पूछ लिया जाता है। नीत्शे का पूछ सकता है, हाइडेगर का पूछ सकता है, दरेदा का पूछ सकता है, लियोतार्द का पूछ सकता है। ये चार तो इंपॉर्टेंट है ही है इसमें, है ना। तो इन चारों को तो आपको मतलब बहुत अच्छे से देख लेना है, बाकियों को चाहे रहने भी देना। हिंदी साहित्यकार समस्त दलित लेखक और समस्त नारी विमर्श से संबंधित है। ठीक है, मतलब जितने भी जो पोस्ट मॉडर्निज्म से संबंधित है वो सारे दलित लेखक और सारे जो नारी विमर्श के लेखक हैं वो सारे इसमें आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रचनाएं। आंचलिक उपन्यासकार और समकालीन रचना से संबंधित सब सब इसमें, मतलब सब इसमें उत्तर आधुनिकतावाद के अंदर आती है ये सारी चीज। आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद में अंतर क्या है, अब ये देखते हैं। अब यहाँ पर अंतर बताया गया है कि ये एक तरफ आधुनिकतावाद दिया है, एक तरफ उत्तर आधुनिकतावाद। तो अभिजनवाद और कठोरता, इसमें मतलब आधुनिकतावाद में क्या है, अभिजनवाद और कठोरता है, उच्च संस्कृति है और परंपराएं भी है ना। मतलब परंपराओं के अंदर रह करके काम करना है। ठीक है, और मितव्ययता और अनुशासन, कम खर्च करना है आधुनिकता में, और अनुशासन बना के रखना है। समग्रता, क्या हो गया, समग्रता और एक रूपता, निरंकुश, सोशल इंजीनियरिंग, निश्चितता और संश्लेषण, ये सारी चीजें आधुनिकतावाद में आती हैं। उसके बाद उत्तर आधुनिकतावाद में जनप्रिय उपभोक्तावाद और लचीलापन। उत्तर आधुनिकतावाद में लोक संस्कृति है, और मतलब बहुत ज्यादा उच्च संस्कृति नहीं है ना, मीडियम दर्जे की है। पता नहीं कितने बचे हैं। मौज मस्ती भी है इसमें उत्तर आधुनिकतावाद में, है ना। मतलब मजे से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको संस्कृति अनुशासन में रहना पड़ेगा आधुनिकतावाद में। उत्तर आधुनिकतावाद में कोई ज्यादा अनुशासन पालन करने की जरूरत नहीं है। व्यक्तिवाद को इसमें सराहा गया, मतलब व्यक्तिवाद का इसमें समर्थन किया गया है, सिर्फ एक व्यक्ति को महत्व देना अधिक है इसमें। विखंडन और अनेकतावाद, चयन, खुलापन, अवसर, है ना। और विखंडन, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। ठीक है, भीमराव अंबेडकर, ये भी बहुत सारा है भाई, दिख रहा है। बहुत सारी स्लाइड्स आगे कर दी मैंने, बहुत सारा है अभी, लेकिन इसको कोशिश करेंगे 2-4 दिन, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखते हैं। अंबेडकर का प्रारंभिक जीवन, सबसे पहले 14 अप्रैल 1891 में इंदौर के पास मऊ छावनी में इनका जन्म हुआ था। अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। इनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाले मराठी मूल का था। निधन हुआ इनका 6 दिसंबर को, जो कि कोई हमें याद रखना नहीं है। पिता का नाम रामजी वल्द मलोजी सकपाल था, ये भी हमने याद रखने की जरूरत नहीं है। माँ इनकी भीमा माई। ठीक है, नोट्स पीडीएफ सुनीता मैंने कल ही डाल दी थी ये वाली पीडीएफ। ठीक है, मतलब ऑलरेडी अपलोडेड है ये ऐप पर। ओके, ऐप पर डाली हुई है।
14 तक करा देना। 14, आज 12 है ना, 14 तक कोशिश करूंगी मैं, क्योंकि 15 संडे है, 16 मंडे है, और मतलब एग्जाम, अपने एग्जाम से पहले पहले इसको कोशिश करूंगी कवर हो जाए। इस यूनिट में सभी के नाम अजीब हैं, इनके मम्मी पापा अच्छे नाम रख देते हैं। देखो, अच्छे भी याद रखने पड़ेंगे, बुरे भी रखने पड़ेंगे, क्या कर सकते हैं ना, याद तो करना ही, याद तो आपको ही करना पड़ेगा ना। जब हम पढ़ते थे तो बच्चे कहते थे कितने, मतलब कितने अजीब नाम हैं, कैसे याद करेंगे, तो याद तो करना ही पड़ेगा, है ना। कुछ कहते थे कि अभी इन्होंने ऐसे अजीब अजीब नाम रख दिए और पंगा हमें डाल दिया कि हम याद करते रहे इनको। तो तो फिर करना तो पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा ना। पहली पत्नी थी इनकी रमाबाई, 1906 में विवाह हुआ था, 1935 में उनका निधन हो गया था। दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता, 1948 में विवाह हुआ था इनकी दूसरी पत्नी का नाम डॉक्टर शारदा अ, कबीर, जिन्होंने विवाह के बाद सविता अंबेडकर नाम अपना लिया था। डॉक्टर सविता का निधन 2003 में हुआ। अंबेडकर के बचपन के दो नाम थे, भीम और भिवा। ठीक है, अंबेडकर के नाम याद रख लेना, बाकियों को रहने देना, कोई जरूरत नहीं है। नोट्स ओपन करती हूँ तो नहीं ओपन हो रहा है। मेघा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? अंबेडकर ने अपने प्रिय शिक्षक के उपनाम पर अपना नाम अंबेडकर रखा। इनकी प्राइमरी शिक्षा दापोली नामक गांव महाराष्ट्र में हुई थी। मिडिल स्कूल की शिक्षा सतारा के सरकारी स्कूल में हुई थी। मुंबई के मराठा हाई स्कूल 1908 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1910 में एल्फिंस्टन कॉलेज से इंटर परीक्षा उत्तीर्ण की। 1913 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, इसी कॉलेज से बीए की शिक्षा उत्तीर्ण की। पीडीएफ रीड एंड राइट ऐप डाउनलोड कर लेना। रीड एंड राइट ऐप भी होती है? नहीं पता आपको, ऐसा क्यों? सबके साथ ये दिक्कत नहीं हो रही है ना? हाँ, आपके पास ऐप नहीं है, ऐप अच्छी चाहिए उसके लिए ना, ऐप अच्छी चाहिए उसके लिए, तो अच्छी ऐप डाउनलोड करो और उसमें हो जाएगा, ठीक है। उच्चतर शिक्षा गायकवाड़ छात्रवृत्ति के आधार पर 1913 ईस्वी में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। 915 1915 होगा, 1915 ईस्वी में एमए यानी कि अर्थशास्त्र में इंडियन कॉमर्स थीसिस के साथ किया। पीएचडी कोलंबिया विश्वविद्यालय से, मतलब काफी पढ़े लिखे थे। शोध का विषय था इनका द नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी। तो ये इनके शोध का विषय रहा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में 1916 ईस्वी में प्रवेश लिया। इसके बाद वे भारत आ गए। भारत आकर वे 1917 में बड़ौदा के महाराज के सैन्य सचिव बने। 1917 ईस्वी में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। प्रोफेसर पद की नियुक्ति 1918 ईस्वी में सिडनहैम कॉलेज कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर बने ये। साप्ताहिक पत्र मूक नायक, ये पत्र इनका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साप्ताहिक था ये पत्र मूक नायक, ध्यान देंगे इसको। कौन सा ऐप डाउनलोड करना है? एक तो एक WPS ऑफिस करके एक ऐप होगी ना, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो आप। ओके, पीडीएफ रीडर एंड राइटिंग भी अच्छी है, देख लेना, इसको भी ट्राई कर लेना, ठीक है। मतलब ट्राई कर लेना, दोनों में से जो भी आपको मतलब आपका पीडीएफ खुलना चाहिए, कोई भी आप डाउनलोड कर लो, नो प्रॉब्लम। ओके, प्रोफेसरी के दौरान ही कोल्हापुर के महाराज साहू से जुड़ा हुआ। इनके सहयोग से मराठी भाषा में उन्होंने 1920 ईस्वी में साप्ताहिक पत्र मूक नायक निकाला, ठीक है। WPS में नहीं खुलता? अच्छा, जहां पे आपका खुलता है वहां पे खोल के देख लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी एप्स अवेलेबल हैं प्ले स्टोर में। अच्छा, पीडीएफ रीडर। इन्होंने 4 बुक्स लिखी थी।
एविलेशन ऑफ कास्ट, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, हु वर्क द ऑर्डर एंड अनटचेबल्स। अच्छा जी, ओके, ठीक है। इनका जो इन्होंने जो पत्र निकाला है इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस पत्र के माध्यम से अन्याय के विरुद्ध इन्होंने स्वर बुलंद किया था, ध्यान देंगे। पुनः लंदन प्रस्थान 1920 में बड़ौदा के महाराज से छात्रवृत्ति एवं अपने एक मित्र नवल से रुपए उधार लेकर पुनः लंदन चले गए। 1921 में लंदन स्कूल ऑफ क्या है ये, प्रिवेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया में मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। 1922 ईस्वी में लंदन ग्रेज इन बार लॉ की उपाधि भी प्राप्त की। इतनी सारी पढ़ाई भाई। 1923 में द प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर डॉक्टर ऑफ साइंस अर्थशास्त्र की उपाधि प्राप्त की। 1923 में भारत लौटने के बाद उन्होंने अपने फारसी मित्र नवल बथेना के सहयोग से वकील के रूप में प्रैक्टिस आरंभ कर दिया। 1923 में बहिष्कृत भारत पाक्षिक समाचार पत्र बंबई से निकाला। इंपॉर्टेंट जो इन्होंने समाचार पत्र पत्रिका निकाली ध्यान रखना। 20 जुलाई 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना इन्होंने करवाई, ये भी ध्यान रखना। 1925 में मुंबई में प्रेसिडेंसी में नेपाली नामक स्थान पर प्रांतीय दल वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता की। 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघर्ष का अध्यक्ष पद ग्रहण किया, AIDCA। यहां पर भेज रहे हो, यहां पर कहां खुलेगा ये, उधर ग्रुप में भेज दो, टेलीग्राम पर भेज दो। 1930-31 में लंदन में आयोजित प्रथम एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलनों में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। 19 मार्च 1927 में कोलाबा जिले के महात्नगर निगम के द्वारा निर्मित चावदार तालाब, जहां अछूतों को पानी भरने की मनाही थी, वहीं पर उन्होंने विशाल जनसभा कर तालाब का पानी पिया। मतलब ये बता रहे हैं कि अछूतों को वहां पानी भरने के लिए मना था, तो इन्होंने वहीं पर जनसभा की और तालाब का पानी पिया। यही इन्हें लोगों के द्वारा बाबा साहिब नाम मिला था, ठीक है। इनको बाबा साहिब नाम पर 24 दिसंबर 1927 में अंबेडकर ने मनुस्मृति को अग्नि में होम कर दिया। अब क्यों इन्होंने मनुस्मृति को अग्नि में होम किया होगा, है ना, जिससे ब्राह्मणों को सर्वोच्च और शूद्रों को नीचा बताया गया है। तो बता रहे हैं कि ब्राह्मणों को उसमें उच्च और शूद्रों को नीचा बताया गया है और इसीलिए इन्होंने उसको जला दिया था। सही बात है, पढ़ाई करने से कुछ भी हो जाता है ना। समर्पण, संघर्ष और समर्पण। ये आदमी खाली बैठा ही नहीं, कभी भारत कभी लंदन। तभी तो इतना बड़ा संविधान लिख दिया। जनरल ओबीसी SC ST डिफरेंस, हाँ सही बात है, बहुत बड़ी बात है ये, मतलब काफी डिग्री इनके पास है। अंबेडकर दर्शन की महत्वपूर्ण बातें। अब देखते हैं अंबेडकर दर्शन में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। अंबेडकरवाद स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उत्पन्न हुई एक प्रमुख विचारधारा थी, जिसने दलितों पर होने वाले शोषण और दमन के विरुद्ध काफी उग्र तेवर अपनाया था। अंबेडकर ने अपने गहन तर्क और चिंतन के आधार पर एक नए सामाजिक आंदोलन का सूत्रपात किया, जिसे आगे चलकर उनके समर्थकों ने अंबेडकरवाद नाम दिया। अंबेडकरवाद दलित समस्या को भारत की बड़ी समस्या मानता है। अंबेडकरवाद में सबसे जो मुख्य बात है वो यही है, राष्ट्रीय एकता के नाम पर दलित समस्या को ताल देने की प्रवृत्ति से स्वीकार नहीं है। अंबेडकर ने स्वयं कहा था कि दलित समुदाय को सिर्फ देश के एक अंग के रूप में नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि वह देश से अलग थलग पड़ा हुआ वंचित अंग है। उन्होंने अपने इस भाषण में साफ तौर पर कहा था, मेरे लिए मेरे व्यक्तिगत हितों से ज्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्र हित है, किंतु यदि दलितों के हित और राष्ट्र के बीच कोई टकराव की स्थिति आएगी तो मैं दलितों के हित को वरीयता दूंगा। तो ये अंबेडकर जी का कथन है। अंबेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का पूरी तरह खात्मा किए बिना हम समानता का अधिकार नहीं पा सकते। जाति के खत्म होने का मतलब यह नहीं कि सभी जातियों के लोग समाज में एक साथ उठने बैठने लगे। जब तक जाति की धारणा आम आदमी के दिमाग से नष्ट नहीं होगी, तब तक समस्या का समुचित समाधान नहीं हो सकता।
अंबेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था का संबंध हिंदू समाज की धार्मिक मान्यताओं से है, क्योंकि हिंदुओं के कई धार्मिक ग्रंथ जाति व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। जाति व्यवस्था को खत्म करने की शर्त है कि हिंदुओं का सिर्फ एक प्रमाणिक धर्म ग्रंथ होना चाहिए जो जातिवाद जैसी गलत धारणाओं का समर्थन नहीं करता हो। शेष सभी ग्रंथों को कानूनी तौर पर प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। पुरोहित जैसे धार्मिक पदों के लिए ब्राह्मण के अलावा समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अंबेडकर ने यह भी कहा था कि यदि हिंदू समाज दलितों के मानवोचित गरिमा नहीं प्रदान करता है तो दलितों को हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए। मैंने गलत लाइन पढ़ी क्या? अंबेडकर ने यह भी कहा था कि यदि हिंदू समाज दलितों को मानवोचित गरिमा प्रदान नहीं करता तो दलितों को हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए। उन्होंने स्वयं 1556 ईस्वी में अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले अपने हजारों समर्थकों के साथ हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। यहीं से नव बौद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उनका मानना था कि इस धर्म में झूठी या नकली कल्पनाएं नहीं है। पंद्रह सौ छत्तीस नहीं है भाई, 1556 है। 36 पढ़ा क्या मैंने? आर्टिकल्स के बारे में, हाँ। आर्टिकल्स एक्चुअली आपको लैंग्वेज से ही पूछा जाएगा, बाकी कुछ नहीं पूछता है आर्टिकल में। भाषा से पूछा गया है सिर्फ, ठीक है। नहीं होना चाहिए। चलो 1 मिनट खोजबीन कर लेते हैं। अच्छा, इनकी 2 शादियां भी थी, अरे वाह। क्यों यहाँ पर लिखा है इनका निधन, जिसको मैंने यहाँ काट दिया था? काहे इतना दिमाग लगाते हैं भाई? यहाँ पे लिखा है ना 6 दिसंबर 1556 को इनकी मृत्यु हुई थी। दिख रहा है ये? क्यों नहीं हो सकते? तो मतलब परेशान क्यों करते हो यार? 1956 ही तो पढ़ रहे हैं हम तब से लेकर। 1956 नहीं लिखा है यहाँ पर। सॉरी, 1556 लिखा है यहाँ। 1956। हाँ, थोड़ा दिमाग लगा लेना चाहिए यहाँ पर। क्या मतलब? चलो इसको करेक्ट कर देती हूँ मैं यहाँ। इतना तो दिमाग भी लगा सकता है इंसान। अच्छा ठीक है, सही हुआ आप। ओके, ठीक है, खुश अभी। आप सही थे, मैंने इसको सही कर दिया। ओके, सॉरी फ्रॉम माय साइड। उन्होंने स्वयं 1956 ईस्वी में मृत्यु से कुछ महीने पहले अपने हजारों समर्थकों के साथ हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। यहीं से नव बौद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उनका मानना था कि इस धर्म में झूठी या नकली कल्पनाएं नहीं है। अच्छा, सॉरी बोल दिया ना। अंबेडकर सिर्फ दलितों की ही मुक्ति की बात नहीं करते।
हाँ, वो दिमाग सारे लोग नहीं लगा सकते ना। बेचारा लड़का हर बार फंस जाता है। ओके, सॉरी, सॉरी, वंस अगेन सॉरी। वे महिलाओं तथा अन्य वंचित वर्गों की मुक्ति पर बल देते थे। उनका मानना था कि भारतीय समाज की मूल समस्या जातिगत भेदभाव की है, अन्य सभी समस्याएं उससे जुड़ी हुई हैं। वर्तमान भारतीय राजनीति में अंबेडकरवाद का काफी प्रभाव पड़ा। इसका पहला महत्वपूर्ण उदाहरण कांशीराम द्वारा 1978 ईस्वी में स्थापित बामसेफ ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज फेडरेशन था, जिसकी सीमाओं को देखते हुए 1981 में उन्होंने DS4 को भंग करके बहुजन समाज पार्टी BSP का निर्माण किया, जो वर्तमान में अंबेडकरवाद पर आधारित सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। अच्छा, BSP भी इन्होंने ही। अच्छा, अब मैंने अपने लिए नहीं बोला, बाकी तुम्हें लगता है कि बाकी लोग यहाँ पर बेवकूफ हैं। अंकिता की हरी गुस्सा नहीं, आप अच्छे बच्चे हो मैम के। टाइम हो गया। चलो यहाँ पर खत्म कर देते हैं। नोटिफिकेशन आ गया, ओके। इसको इस स्लाइड को कंप्लीट कर लेते हैं। महाराष्ट्र के नामदेव ढसाल द्वारा स्थापित दलित पैंथर्स पार्टी तथा हाल में उत्तर प्रदेश के में उदित राज द्वारा स्थापित इंडियन जस्टिस पार्टी इसी विचारधारा के उदाहरण है। महाराष्ट्र में रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी इसी विचारधारा से प्रभावित है। ठीक है, तो ये अगला, यहाँ ध्यान रखना हमने कल क्या पढ़ना है। अंबेडकर दर्शन, अंबेडकर के राजनीतिक विचार पढ़ना है। और ये कौन से नंबर की स्लाइड है मुझे याद दिलाना है कल सुबह। ठीक है, तो ये है जी 110, 110वें नंबर पर हम हैं। तो ये मुझे कल याद दिला देना। ओ भाई, इतना लंबा क्या लिख दिया मधु आपने। हाँ, थैंक यू मैम, नाइस क्लास। मैम आपके ऐसे टीचर हमें पहले क्यों नहीं मिले। मेरी क्या है, मेरी जीजी की पोस्टिंग शिमला हुआ है और फ्यूचर कभी शिमला आना हुआ तो आपसे मिलेंगे मैम जी। ओके जी, गुड नाइट, जरूर मिलेंगे। अच्छा, आगे क्या लिखा है आपने। गुड नाइट मैम, फिलर फॉर्म की पूरी टीम बहुत अच्छा पढ़ाती है सर। मैम बट आप बहुत डीप में अच्छे से समझाते हो मैम। मैं आपके MCQs देखती हूँ बट आंसर करने में देर लगता है। थैंक यू मैम। नेक्स्ट मंथ मैं जयपुर जा रही हूँ, सबके हो सके तो सर से मिल भी सकती हूँ। अच्छा जी, ओके 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 मधु, ठीक है, जरूर आपसे भी मिलेंगे हम। ओके मैम, थैंक यू सो मच, नाइस क्लास, थैंक यू जी। 2 दिन और, 2 दिन और। अच्छा, तो तुम धमकियां देने, ठीक है, तुम दो धमकियां, कोई बात नहीं। नाइस क्लास, ओके श्वेता, थैंक यू अंशिका, मोस्ट वेलकम। बाय श्वेता, थैंक्स मैम, ओके मोस्ट वेलकम SS। अब रुलाओगे क्या गुरु जी। अंकिता तो सुबह ही रोने लग गई थी, सर नहीं आएंगे अब क्लास में। ये धमकियां देने आता है लड़का, 2 दिन और, 4 दिन और, अब नहीं आऊंगा, है ना। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो मैम, शुक्रिया। आपने भी ये कहा मुझे कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हाँ, ना जाने कब मिलना होगा। होशियार तो तुम बहुत बनते हो। चलो आप जा सकते हैं जिसकी क्लास है, अपनी क्लास में जाओ भाई, आपका छूट जाएगा।
कल एक दिन और बचेगा ना। हाँ, अभी 2 दिन और है। जाते जाते थोड़ा सच ही बोल दो, नहीं तो तुमने दुश्मनी तो मोल लिए रखी है मुझसे, है ना। मैम को बस तंग करना है, तंग करना है, तंग करना है। ये तुमने ठेका लिया होता है। कल सुबह क्लास होगी मेघा, सुबह 7 बजे मॉर्निंग में। ठीक है। इवनिंग में हमारी क्लास 6 बजे होती है और मॉर्निंग में सुबह 7 बजे होती है। ओके। मिलेंगे कल की क्लास में, यानी कि कल सुबह की क्लास में 7 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर सभी को। अब आप जा सकते हैं, सबको गुड नाइट। अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ, पर कोशिशें अक्सर अक्सर नाकामयाब हो जाती हैं। कोई बात नहीं, आप कोशिश जारी रखें, है ना। एक ना एक दिन अच्छे जरूर बनेंगे। ओके। वैसे भी एक दिन और तो है ही तुम्हारा क्लास में। कोई समझता ही नहीं है, हाँ। सही बात है। ज्वाइन नहीं हो पाती मॉर्निंग में। ओके मेगा, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, मतलब देख लिया करो, और शाम की क्लास में 6 बजे तो हम मिलते ही हैं, है ना। चलिए अब एंड करती हूँ, आप जाओ सभी अपनी क्लास में। बाय, टेक केयर, सब कल सुबह मिलेंगे।